नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि कल आप लोगों ने स्थानीय शहरी स्वशासन के बारे में ये पढ़ा कि किस तरीके से स्थानीय शहरी स्वशासन का विकास हुआ और किस तरीके से उन्हें संवैधानिक दर्जा मिला, अर्थात 74वें संविधान संशोधन के बारे में भी आपने पढ़ा। 74वें संविधान संशोधन से संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जैसे कि एक नया भाग 9 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ZG तक जोड़े गए और मुख्य रूप से एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया। साथियों, आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक नोट्स आप बनाते जाइए और यकीन मानिए, मेरे साथ पढ़ने का मतलब है कि कोई भी प्रश्न हमारी क्लास से बाहर का नहीं होगा, ये विश्वास मानिए। तो जो अनुच्छेद 243P से लेकर के 243 ZG तक जो जोड़े गए हैं, मुख्य रूप से जो अनुच्छेद 243P है, इसमें कुछ परिभाषाओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि समिति क्या होगी, नगर पालिका क्षेत्र क्या होंगे, नगर पालिकाएँ क्या होंगी, ठीक है, और महानगर क्षेत्र क्या होगा। इन सब के बारे में, जैसे कि समिति क्या होगी, ठीक, नगर पालिका क्षेत्र क्या होगा, नगर पालिका क्या होगी, महानगर क्षेत्र क्या होगा, कुछ ये मुख्य रूप से परिभाषाएं सामान्य तौर पर इस अनुच्छेद के अंदर दी गई हैं। जो महानगर क्षेत्र होता है वो 10 लाख की जनसंख्या पर, ऐसा क्षेत्र जहां की जनसंख्या 10 लाख या इससे ऊपर है, तो उस क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 243 अगर हम क्यू की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें क्या बताया गया है, इसमें गठन के बारे में बताया गया कि जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत जो हैं, इनकी गठन का क्या प्राविधान होगा, क्या तरीका होगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो संक्रमणशील जो क्षेत्र होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो गांव से शहर की तरफ बढ़ रहा हो, गांव से शहर की तरफ बढ़ रहा हो, कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो ना ही अब ग्रामीण रह गया हो और ना ही वो शहरी हो, तो उसे क्या कहते हैं, संक्रमणशील क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र होता है, इसमें नगर पंचायत का गठन किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो छोटा शहरी क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र, यहाँ पर नगर पालिका का गठन किया जाता है। और जो बड़ा शहरी क्षेत्र होता है, बड़ा शहरी क्षेत्र, यहाँ पर क्या होता है, नगर निगम का गठन किया जाता है।
लेकिन ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र को राज्यपाल महोदय के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया हो, उस क्षेत्र में नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया 243Q। इसके बाद 243 अनुच्छेद 243R। इसमें क्या है कि संरचना के बारे में बताया गया कि जो भी नगर निकाय होंगे उनकी संरचना क्या होगी। अर्थात संरचना में हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्र होगा, चाहे वो नगर पालिका का क्षेत्र हो, चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो और चाहे नगर पंचायत का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों को छोटे छोटे वार्डों में बांटा जाता है, छोटे छोटे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो इन्हें वार्डों में बांटा जाता है और वार्डों से एक सदस्य का निर्वाचन होता है। निर्वाचन मतलब प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है, एक एक सदस्य का निर्वाचन होता है, ठीक है। और ये सदस्य इन्हें पार्षद भी कहते हैं। जैसे जो नगर निगम आदि होती है उसमें इन सदस्यों को पार्षद के नाम से जाना जाता है। नगर पालिकाओं में इन्हें सभासद के नाम से जानते हैं। तो जो गठन होता है वो इसी तरीके से यहाँ पर सदस्यों का चुनाव होता है और इन्हीं सदस्यों के माध्यम से इन निकायों को गठित किया जाता है। मुख्य रूप से अगर देखें तो इसमें अन्य भी सदस्य होते हैं। जैसे राज्य सरकार अगर चाहे तो नगर पालिका प्रशासन में जिस व्यक्ति को गहरी समझ होगी, नगर पालिका प्रशासन के बारे में जो व्यक्ति अनुभवी होगा, ऐसे व्यक्ति को सरकार यहाँ पर मनोनीत कर सकती है सदस्य के रूप में। नगर पालिका प्रशासन का अनुभव प्राप्त व्यक्ति को राज्य सरकार मनोनीत कर सकती है, ठीक। दूसरी चीज, जो लोकसभा के या विधानसभा के, लोकसभा और विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं, अर्थात नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत से संबंधित जो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, जो राज्यसभा और विधान परिषद के जो भी मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो लोग भी इस निकाय के सदस्य होते हैं। लेकिन इन लोगों का नाम, जो राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होंगे, इनका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए, ठीक है। ये लोग बैठक में तो भाग लेते हैं लेकिन मतदान नहीं करते हैं। बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन अपना मत नहीं दे सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 243R, अनुच्छेद 243
यस, इसमें प्यारे साथियों कुछ समितियों के बारे में बताया गया है। समितियों के बारे में, कार्य संचालन हेतु कई प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं, उन समितियों के बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 243 टी, इसमें ये कहा गया है कि जो आरक्षण व्यवस्था होगी, वो किस तरीके से होगी। तो जो एससी और एसटी हैं इन्हें आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं को 1/3 भाग या 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि एससी की जितनी भी सीटें आरक्षित हैं उन्हीं सीटों में से एससी की महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व होंगी। एसटी की जो भी आरक्षित सीटें हैं उन्हीं सीटों में से एसटी की महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। कह सकते हैं कि कुल जितनी भी सीटें हैं उन सीटों का 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। ठीक है, तो ये आरक्षण की बात इसमें बताई गई है 243 टी में। इसके बाद अनुच्छेद 243 यू, अनुच्छेद 243 यू, इसमें अवधि के बारे में बताया गया है, अर्थात कार्यकाल। तो सामान्य तौर पर जो कार्यकाल होगा वो प्रथम बैठक के या से 5 वर्ष तक होगा सामान्य रूप से, लेकिन इसको समय पूर्व भी भंग किया जा सकता है, राज्य सरकार इसको भंग कर सकती है, और यदि समय पूर्व इसे भंग किया जाता है तो 6 माह के अंदर पुनः चुनाव कराने पड़ेंगे। और यदि ये निकाय किसी ऐसे समय में भंग हुआ कि शेष अवधि केवल 6 महीने से कम रह गई है तो फिर वहाँ चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन भंग होने के बाद जो भी पंचायत गठित होगी, जो भी परिषद गठित होगी, वो परिषद केवल और केवल शेष अवधि के लिए ही काम करेगी। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 243 वी, इसमें अयोग्यता के बारे में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति इन परिषदों का, इन निकायों का सदस्य कब नहीं बन सकता है। तो मुख्य रूप से सीधी सी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनने योग्य नहीं है तो वह इन परिषदों का भी सदस्य नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आयु है उस व्यक्ति की 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 21 वर्ष की आयु है तो इन निकायों का वो चुनाव लड़ सकता है और सदस्य बन सकता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 243 डब्ल्यू, इसमें प्यारे साथियों कुछ शक्तियों की बात बताएगी, कुछ प्राधिकारों की बात बताएगी और कुछ उत्तरदायित्वों
उत्तरदायित्वों की बात बताई गई है कि जो ये परिषदें होंगी वो किन प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगी, उनके क्या प्राधिकार होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे। तो मुख्य रूप से अगर जो शक्तियां हैं वो उन्हीं शक्तियों का ये परिषदें प्रयोग कर सकती हैं जिन शक्तियों को विधानमंडल ने दिया है। इसके अलावा अगर हम प्राधिकार की बात करें तो मुख्य रूप से ये सामाजिक आर्थिक उन्नति हेतु ये नियम आदि बना सकती हैं। उत्तरदायित्व क्या है इनके, तो मुख्य रूप से जो 12वीं अनुसूची दी गई है उसमें जो विषय आदि दिए गए हैं उन पर नियम आदि बनाना, उनके बारे में विकास की योजनाएं बनाना, उन विषयों की देखरेख करना, तो ये सारे कहीं न कहीं इनकी शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 243 एक्स, इसमें कर आदि की बात की गई है। कर आदि यानी टैक्स, कि जो ये परिषदें हैं विधानमंडल द्वारा जो कर आदि दिए गए हैं, जो बताए गए हैं, जो निर्धारित किए गए हैं, उन्हें ये लगा सकती हैं। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 243(22), इसमें क्या दिया गया है, इनको एक तरफ से आप लोग नोट करते जाइए। इसमें ये बताया गया है कि जो कर 243 एक्स के तहत ये परिषदें लगाती हैं उनका बंटवारा किस तरीके से होगा। करों आदि, करों या धन करों आदि का बंटवारा किस तरीके से होगा, और इसके लिए एक वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। किसकी? वित्त आयोग के गठन, मतलब अनुच्छेद 243(22) के अंतर्गत एक ऐसे आयोग के गठन की चर्चा है, एक ऐसे आयोग के गठन की बात की गई है जो धन अथवा करों आदि के बंटवारे से संबंधित नियम बनाए, बंटवारे से संबंधित सारे कार्य, जो कर आदि धन आदि के बंटवारे से संबंधित जो भी कार्य हैं कि कितना धन किसको दिया जाए, राज्य सरकारें कितना धन इन परिषदों को दें, इन सारी चीज़ों की सिफारिश करने हेतु, कर अथवा धन के बंटवारे हेतु एक वित्त आयोग के गठन की बात इस अनुच्छेद में कही गई है। ठीक है। इसके बाद अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 243 जेड। अनुच्छेद 243 जेड, इसमें प्यारे साथियों मुख्य रूप से जो परिषदों के जो अकाउंट्स आदि होते हैं उनके बारे में विधान परिषद जांच करने आदि के लिए नियम बना सकती है। अर्थात यहाँ लिख सकते हो लेखाओं आदि के बारे में विधान परिषद बारे में या जांच हेतु विधानमंडल नियम बना सकता है। ठीक। तो लेखाओं आदि के बारे में इसमें दिया गया। अनुच्छेद 243 जेड ए, ये जो अनुच्छेद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत बार परीक्षाओं में डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं कि जैसे वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, या फिर नगरीय स्थानीय स्वशासन के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है,
ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसलिए कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। अगर आपको 100% 100% अगर आपको सफल होना है तो कोई भी चीज़ आप छोड़ के मत चलिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप सारी चीज़ें आप पढ़ते हुए चलिए, 100% आप सफल होंगे, ये यकीन मानिए। 243 ZA, इसमें प्यारे साथियों निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि इन निकायों का निर्वाचन किस तरीके से होगा। निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से इन निकायों के चुनावों को संपन्न कराया जाएगा। इसी तरीके से जो अगला अनुच्छेद है 243 ZB, अनुच्छेद 243 ZB, इस अनुच्छेद में ये कहा गया कि जो संघ शासित प्रदेश होंगे उन प्रदेशों में ये प्राविधान लागू नहीं होंगे। संघ शासित प्रदेशों में ये प्राविधान लागू नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक अधिसूचना के माध्यम से इन प्राविधानों को कुछ अपवादों सहित कुछ संशोधनों के सहित इनको वहाँ पर लागू कर सकता है। तो अपवादों या कुछ संशोधन जो भी आवश्यक समझे जाएं उस क्षेत्र के लिए, तो उन आवश्यक संशोधनों के साथ उस क्षेत्र में इसे लागू किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 243 ZC, इसमें ये कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों पर ये प्राविधान लागू नहीं होंगे। देखिए सीधी सी बात है कि इसमें ये संघ शासित प्रदेशों की बात बताई जा रही है और यहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर, अर्थात वो क्षेत्र कौन से हैं? वो क्षेत्र हैं 244, अनुच्छेद 244 का फर्स्ट, जो अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उन पर, और 244 का सेकेंड जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन पर ये प्राविधान लागू नहीं होंगे। लेकिन अगर संसद चाहे तो वही बात है कि कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ उन क्षेत्रों पर इसे लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद अनुच्छेद 243 ZD, ये नोट हो गया। अनुच्छेद 243 ZD, इसमें जिला योजना समिति के बारे में बताया गया है। जिला योजना समिति, ये जिला योजना समिति क्या होती है कि जो नगर पालिका, नगर या नगरीय स्वशासन यहाँ लिख लीजिए, नगरीय स्वशासन की जो भी संस्थाएं हैं, जो भी निकाय हैं, ठीक है, ये, और जो पंचायती राज व्यवस्था के जो निकाय हैं, पंचायती राज व्यवस्था के जो निकाय हैं और नगरीय स्वशासन से संबंधित जो भी निकाय हैं,
इन निकायों के सदस्यों के द्वारा, इन निकायों के 4/5 सदस्यों के द्वारा और शेष जो हैं वो इसमें कुछ सरकार के द्वारा मनोनीत होते हैं, कुछ अधिकारी कर्मचारी होते हैं और 4/5 सदस्य नगरीय स्वशासनिक निकायों के द्वारा और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो निकाय हैं उनके द्वारा 4/5 सदस्य इसमें नियुक्त होते हैं। और ये किस लिए होते हैं कि जो नगरीय निकाय हैं उनके द्वारा कुछ विकास योजनाएं बनाई जाती हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो भी निकाय हैं उनके द्वारा जो विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं, इन विकास योजनाओं को ये जिला योजना समिति उनको देखती है, उनकी जांच करती है और एक सभी विकास योजनाओं को मिलाकर एक मुख्य रूप से अपनी विकास योजना को तैयार करती है और जिसको ज़िले में लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जिला योजना समिति। और इसी तरीके से अनुच्छेद 243 ZE, इसमें महानगर योजना समिति के बारे में बताया गया। इसमें भी यही होता है, यहाँ जो 4/5 सदस्य हैं और इसमें 2/3 सदस्य हो जाएंगे, सारे कार्य वही होंगे जो इसके होते हैं। ठीक है, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ पर 4/5 सदस्य हैं और यहाँ पर कितने हैं, 2/3। ठीक इसके बाद अनुच्छेद 243 F, इसमें बताया गया है कि कुछ नियमों और नगर पालिकाओं का बना रहना। इसका क्या मतलब है? कुछ नियमों और नगर पालिकाओं का बना रहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उस समय या उससे पहले जब ये संशोधन लागू हुआ था 1 जून 1993 को, उससे पहले स्थानीय स्वशासन संबंधी बहुत सारे नियम चल रहे थे, नगर पालिकाएं चल रही थीं। और जब से ये प्रावधान लागू हुआ तो ये कहा गया था कि इस प्रावधान के लागू होने के बाद जो भी नियम पहले से चल रहे हैं, अगर वो नियम इन प्रावधानों से असंगत हैं, इन प्रावधानों के खिलाफ हैं, तो भी वो नियम चलते रहेंगे। क्या कहा? कुछ नियमों और नगर पालिकाओं का बना रहना, वो नियम चलते रहेंगे। और कब तक चलेंगे? इस प्रावधान के लागू होने के 1 वर्ष तक ही चलेंगे। और अगर विधानमंडल ऐसी कोई विधि बनाता है और विधि बना करके उन्हें 1 वर्ष से पहले ही उनको अगर ख़त्म कर देता है तो कोई बात नहीं, और अगर ख़त्म नहीं करता है तो केवल और केवल उनकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक ही रहेगी। इसी तरीके से कुछ नगर पालिकाएँ भी कार्यरत थीं, चल रही थीं। तो ये जो नगर पालिकाएँ चल रही थीं, ये नगर पालिकाएँ अपना पूरा कार्यकाल कर लेंगी तभी ख़त्म होंगी, इससे पहले ख़त्म नहीं होंगी। इनके लिए कोई 1 साल का बाउंडेशन नहीं रखा गया। इनके लिए ये कहा गया कि ये अपना पूरा कार्यकाल ख़त्म कर लेंगी, इसके बाद ये समाप्त होंगी। ठीक है, या फिर विधानमंडल कोई ऐसी विधि बना करके इन्हें भंग कर दे या इनके कार्यकाल को ख़त्म कर दे। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 243, यहाँ ZF कर लीजिए। ठीक है, ZG, इसमें ये कहा गया
कि निर्वाचन संबंधी मामलों पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब न्यायालयों का हस्तक्षेप इनके चुनाव में, इन निकायों के चुनाव में न्यायालयों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद ये आपके सारे अनुच्छेद हो गए। जो 12वीं अनुसूची हमने आपको बताई, 12वीं अनुसूची इसमें जो 18 विषय दिए गए, 18 विषय, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है और 3 विषय आपको वही दे दिए जाते हैं इनमें से, 18 विषयों में से, और एक विषय अलग होता है। पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा विषय 12वीं अनुसूची का विषय नहीं है। और जब ये पूछ लिया जाता है तो आप समझिए कि हालत क्या बन जाती है। तो इसलिए इनको भी फटाफट देख लेते हैं। जो 18 विषय हैं, इनमें जो पहला विषय बताया गया है वो ये कहा गया कि पार्कों का और खेल के मैदानों का विकास करना। ठीक। दूसरा, जो सड़कें आदि हैं, सड़कें या सड़कों के किनारे लाइटों की व्यवस्था करना। आप लिखते जाइए, लाइटों की व्यवस्था करना। और जो पार्किंग आदि होती है, पार्किंग की व्यवस्था करना। और इसी तरीके से जो बस स्टेशन आदि होते हैं, बस स्टेशन आदि की व्यवस्था करना। तीसरी चीज़ ये बताई गई है कि सामाजिक नियमों को बनाना, सामाजिक विकास के नियमों को बनाना, विकास के नियमों को बनाना, विकास के नियमों को बनाना। इसी तरीके से ये नोट कर लिया, जो ऐसी भूमि जिस पर अवैध कब्जा हो रखा है, अवैध कब्जा हो गया है, उसको मुक्त कराना। ठीक। अवैध कब्जा को मुक्त कराना और सार्वजनिक भवन बनाना। ठीक है। इसके बाद जो अगला जो पॉइंट है वो आर्थिक और सामाजिक नियम बनाना, आर्थिक सामाजिक विकास हेतु नियम बनाना। ठीक। छठवां, जो ये नोट कर लिया, सड़क पुल आदि बनाना। 1 2 3 4 5 6। सातवां, जल पूर्ति करना। 8वां, अग्निशमन का विकास करना या अग्निशमन की व्यवस्था करना। इसके बाद जो पेड़ पौधे आदि हैं, पेड़ पौधे लगाना, पर्यावरण संरक्षण करना। ठीक। इसके बाद और जो मलिन बस्तियां हैं, मलिन बस्तियों को समाप्त करने का मतलब है उन्हें कहीं न कहीं इस तरीके से व्यवस्थित करना कि वो मलिन बस्तियों के अंतर्गत फिर ना आए। साफ सफाई कराना,
उनका विकास करना। ठीक है। इसके बाद जो गरीबी आदि है, गरीबी खत्म करना, सांस्कृतिक और शिक्षा को बढ़ाना। ठीक है। इसी तरीके से ये नोट हो गया होगा, यहाँ पर लिख लीजिए। सांस्कृतिक और शिक्षा को बढ़ाना। इसके बाद शवदाह गृहों का निर्माण करना। ठीक। और जो आवारा पशु आदि हैं उनके संबंध में नियम बनाना। ठीक है। इसी तरीके से जो जन्म और मृत्यु से संबंधित लेखा जोखा रखना। इसके बाद कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से पिछड़े और असहाय लोगों की मदद करना। और इसके साथ ही साथ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये नोट कर लिए? ठीक है, इन्हें नोट कर लो। ठीक। और 2 जो बचे हुए हैं आप बुक से देख के लिख लेना। ठीक। और ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, इसमें एक और लिख लीजिए यहाँ पर, बूचड़ खानों और जो चर्म उद्योग होते हैं, चर्म शोधन आदि के बारे में नियम बनाना। ठीक। तो ये 17 हो गए। ठीक है। और एक कौन सा बचा हुआ है? ठीक है, एक देख लेना, बुक से देख लेना। ठीक। फिलहाल क्लास कैसी लगी? आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।